एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से इस प्रतियोगिता में दो प्रकार के मांग फलन होते हैं। एक मांग वक्र ऐसा होता है जो वास्तविक मांग वक्र होता है और दूसरा मांग वक्र ये होता है जिसे प्रत्याशित मांग वक्र की संज्ञा दी जाती है। आज के इस वीडियो में इसी क्रम में हम देखेंगे कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में किस प्रकार से फर्म का अल्पकालीन व दीर्घकालीन संतुलन होता है। सामान्य रूप से हमने जो एकाधिकार देखा था तो एकाधिकार में भी मांग वक्र गिरता हुआ होता है, उसी प्रकार से एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में भी फर्म का मांग वक्र गिरता हुआ होता है। इस कारण से इस प्रतियोगिता में भी अल्पकाल में फर्म को सामान्य से अधिक लाभ हो सकता है, सामान्य लाभ हो सकता है और हानि की स्थिति भी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें फर्म का अल्पकालीन संतुलन किस प्रकार से होता है। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किसी फर्म के अल्पकालीन व दीर्घकालीन संतुलनों को बताइए। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर करने की है कि इस प्रतियोगिता में कोई भी फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म जा सकती है। तो यदि अल्पकाल में सामान्य से अधिक लाभ हो रहा होता है तो उस लाभ को देखकर कुछ फर्में बाजार में प्रवेश कर जाती है। जब बाजार में नई फर्में प्रवेश करती है तो बाजार में वस्तु का उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन बढ़ने से उस वस्तु की कीमत घटती है। जो अधिसामान्य लाभ हो रहा होता है, अतिरिक्त लाभ हो रहा होता है, वह लाभ सामान्य लाभ में बदल जाता है। यदि अल्पकाल में इस प्रतियोगिता में फर्म को हानि हो रही होती है तो कुछ फर्में तो हानि को सहन करती है और कुछ फर्में हानि की वजह से मार्केट छोड़कर चली जाती है। तो जब कुछ फर्में मार्केट छोड़कर चली जाती है तो बाजार में वस्तु की पूर्ति घटती है और पूर्ति घटने से वस्तु की कीमत बढ़ती है और कीमत बढ़ने से हानि जो होती है वह सामान्य लाभ में कन्वर्ट हो जाती है। इस कारण से एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म को सामान्य ही लाभ होता है, पर अल्पकाल में किसी फर्म को असामान्य लाभ भी हो सकता है, सामान्य लाभ की स्थिति भी हो सकती है और हानि की भी स्थिति हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमें जानेंगे कि किस प्रकार से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अल्पकाल में फर्म का संतुलन हो सकता है। तो पहली चीज हम बात करते हैं अल्पकाल में संतुलन। अल्पकाल में देखिए, अल्पकाल में जैसा हमने बताया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किसी फर्म को असामान्य लाभ भी हो सकता है, सामान्य लाभ भी हो सकता है और हानि भी उठानी पड़ सकता है हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो इसकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एकाधिकार प्रतियोगिता में भी पूर्ण प्रतियोगिता की तरह एवरेज रेवेन्यू और ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये फर्म का प्रत्याशित मांग वक्र है। अब मान लीजिए ये फर्म का एवरेज कॉस्ट है और ये फर्म का मार्जिनल कॉस्ट है। अब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट यहां काटते हैं तो फर्म का उत्पादन की मात्रा होगी Q1, इस उत्पादन पर फर्म के द्वारा प्राइस ली जाएगी P1 और कॉस्ट आ रही है। तो देखिए कॉस्ट आ रही है और ये फर्म का मार्केट डिमांड, ये वास्तविक डिमांड कर्व है। देखिए ये जो डिमांड कर्व है ये वास्तविक डिमांड कर्व है और ये प्रत्याशित डिमांड कर्व है। इसको स्मॉल डी से बताएंगे, इसको बोलेंगे प्रत्याशित मांग वक्र। और ये फर्म का वास्तविक मांग वक्र। तो यहां देखिए एवरेज कॉस्ट MR और MC यहां काट रहे हैं E बिंदु पर। तो उत्पादन OQ1 निर्धारित हुआ, इस उत्पादन पर कीमत ली जाती है P, कॉस्ट आती है P0 और यह है E1 और यह है E0। तो फर्म को अल्पकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। तो यहां देखिए एवरेज कॉस्ट आ रही Q1 E0 या OP0। एवरेज रेवेन्यू आ रहा है इसमें E1 Q1 या इसको लिख सकते OP1। प्रति इकाई लाभ P1 P0 या E0 E1 और कुल लाभ क्या होता है? कुल लाभ हो सकता है P0 P1 E1 E0। तो देखिए अल्पकाल में एकाधिकृत प्रतियोगिता में फर्म को सामान्य से अधिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है, जिसका हमने देखा जिस प्रकार से
मोनोपोली कंपटीशन होता है उसमें AR और MR होता है, वैसा का वैसा ही एकाधिकृत मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है। यहाँ वो का वही पूर्ण एकाधिकार की तरह ही चित्र है, केवल इसमें डिमांड कर्व ये प्रत्याशित है और ये मार्केट डिमांड कर्व है। इन दोनों में यही अंतर है। ये वास्तविक मांग वक्र है, ये यहाँ एक दूसरे को काटते हैं। अब देखिए, ये स्थिति अल्पकाल और इस अल्पकाल में असामान्य लाभ की स्थिति है। अब देखिए, अल्पकाल में जैसा हमने पहले से चर्चा की कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्म को असामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है। दूसरी चीज हो सकती है कि सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है, तो इसकी हम बात करते हैं। दूसरा कंडीशन देखिए कि इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति हो। सेकंड देखिए, सामान्य लाभ, देखिए क्या स्थिति है। ये एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व, इसको बोलते हैं DD, ये प्रत्याशित मांग वक्र है। ये मार्जिनल रेवेन्यू और ये फर्म का एवरेज कॉस्ट है और ये फर्म का मार्जिनल कॉस्ट है। अब यहां देखिए, MR और MC यहां काट रहे हैं। उत्पादन की मात्रा हुई Q1, इस उत्पादन की लागत और रेवेन्यू दोनों बराबर है। E1 बिंदु है, ये P1। अब यहां देखिए, एवरेज कॉस्ट है E1 Q1। ये देखिए, ये फर्म का मार्केट डिमांड कर्व है। तो यहां देखिए, एवरेज कॉस्ट E1 Q1, एवरेज रेवेन्यू बराबर है E1 Q1 या OP1। तो प्रति इकाई तो एवरेज रेवेन्यू बराबर एवरेज कॉस्ट, अतः सामान्य लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, हमने दूसरी कंडीशन देखी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जब ऐसी स्थिति हो कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू बराबर हो, तो इस स्थिति में फर्म को सामान्य लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में फर्मों को आने जाने की स्वतंत्रता है। अगर लाभ की स्थिति है तो कुछ फर्में बाजार में प्रवेश कर सकती है, तो अल्पकाल में भी कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है कि फर्म को सामान्य लाभ की ही प्राप्ति हो। तीसरी कंडीशन देखिए, अल्पकाल में फर्म को हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो तीसरी कंडीशन की हम बात करते हैं, हानि की स्थिति। तो देखिए, ये अल्पकाल की बात है। अल्पकाल में ये फर्म का एवरेज रेवेन्यू, डिमांड कर्व जिसको हम बोल सकते हैं, और ये फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू, ये फर्म का एवरेज कॉस्ट है और ये फर्म का मार्जिनल कॉस्ट है। MR और MC काट रहे हैं। उत्पादन की मात्रा हुई Q1, ये E बिंदु पर संतुलन में, ये E1 और ये E2, ये E1 और ये E2। तो देखिए, संतुलन बिंदु पर ये आपका है प्राइस P1 और ये आपकी है प्राइस P2, और यहां से हम निकालेंगे बाजार मांग वक्र, ये वास्तविक डिमांड कर्व, ये DD। तो यहां देखिए क्या है, एवरेज रेवेन्यू है, बेचने से मिल रहा है OP1 या E1 Q1। एवरेज कॉस्ट बनाने में लागत लग रही E2 Q1, E2 Q1, या हम ले सकते हैं OP2 बनाने में खर्चा आ रहा है और बिक रहा है OP1 में, तो प्रति इकाई हानि है। P1 P2 या बोल सकते हैं E1 E2, और कुल हानि होगी P1 P2 E1 E2। इस प्रकार से जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें फर्म को अल्पकाल में असामान्य लाभ प्राप्त हो सकता है, अल्पकाल में फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति हो सकती है, और अल्पकाल में फर्म को हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें पूरी तरह से देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो संतुलन है वो संतुलन भी MR और MC पर होता है, जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, जैसा कि एकाधिकार में होता है। वैसे ही जिस बिंदु पर MR और MC एक दूसरे को काटते हैं, वही उत्पादन की मात्रा का निर्धारण मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी होता है।
अब ये बात हमने करी अल्पकाल की, जिसमें ये क्लियर हो गया कि अल्पकाल में फर्म को असामान्य लाभ भी हो सकता है, सामान्य लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। पर दीर्घकाल की अगर हम बात करें तो दीर्घकाल एक लंबी अवधि होती है। दीर्घकाल में चूंकि फर्मों को आने जाने की स्वतंत्रता है, तो अल्पकाल में यदि फर्मों को असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है तो इस लाभ को देखकर कुछ फर्में बाजार में प्रवेश कर जाएगी, और बाजार में जब फर्में प्रवेश करेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से कीमत घटेगी और असामान्य लाभ सामान्य लाभ में बदल जाएगा। अल्पकाल में यदि हानि हो रही है तो कुछ फर्में तो हानि को सहन करेगी और कुछ फर्में हानि देखकर बाजार छोड़कर चली जाएगी। जब कुछ फर्में बाजार छोड़कर चली जाएगी तो बाजार में उत्पादन घटेगा, उत्पादन घटने से कीमत बढ़ेगी और जो असामान्य लाभ है वह जो हानि है वो सामान्य लाभ में बदल जाएगी। इस कारण से दीर्घकाल में अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो दीर्घकाल में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सामान्य लाभ की ही प्राप्ति होती है। तो देखिए दीर्घकालीन संतुलन क्या होगा। दीर्घकालीन संतुलन, तो यहां देखिए ये डिमांड कर्व है, एवरेज रेवेन्यू बराबर डिमांड कर्व, प्रत्याशित मांग वगैरह इसको कह सकते हैं, ये मार्जिनल रेवेन्यू। ये देखिए अब आपको देखना है ये शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, और ये शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट, और ये लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, और ये जो है ये देखिए ये शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट और ये लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट। एमआर और एमसी यहाँ काट रहे हैं इस बिंदु पर, देखिए इस बिंदु पर एमआर और एमसी एक दूसरे को काट रहे हैं, ये एमआर, ई बिंदु पर एमआर और एमसी एक दूसरे को काट रहे हैं। अब यहाँ देखिए शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट भी बराबर है, लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट भी बराबर है, एमआर और एमसी यहाँ काट रहे हैं। उत्पादन की मात्रा हुई Q1 डिसाइड, इस उत्पादन पर प्राइस ली जा रही है P1, संतुलन बिंदु है E1। तो देखिए एवरेज रेवेन्यू बराबर है E1 Q1 या OP1, एवरेज कॉस्ट बराबर है E1 Q1 या OP1। चूंकि एवरेज रेवेन्यू लॉन्ग एवरेज रेवेन्यू लॉन्ग एवरेज कॉस्ट बराबर है, अतः सामान्य लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से देखिए, और इसमें आप डिमांड कर्व बनाएंगे ना, मार्केट डिमांड कर्व, वो इस प्रकार से बन जाएगा। ये वास्तविक मांग वक्र, ये वास्तविक मांग वक्र है, और ये फर्म का प्रत्याशित मांग वक्र है। तो इस प्रकार से यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की स्थिति में किसी फर्म के अल्पकालीन व दीर्घकालीन संतुलन को बताइए, तो आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से अल्पकाल में फर्म की क्या स्थिति हो सकती है और दीर्घकाल में क्या स्थिति हो सकती है। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अल्पकाल में फर्मों का साम्य होता है और दीर्घकालीन साम्य क्या होता है। अगर ऐसा कोई प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो इस डेरिवेशन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप उसका बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।